तो फाइनली आज हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, फंक्शन पे। तो व्हाट इज़ अ फंक्शन? फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन होता क्या है? क्या ये वो जो मैरिजेस वाला फंक्शन है? बिल्कुल 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 नहीं, ये वो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये है मैथमेटिक्स की टर्म फंक्शन। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। फंक्शन क्या चीज़ है? अच्छा, फंक्शन का जब भी कोई वर्ड आए तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आनी लाजमी है, उसे कहते हैं कोरेस्पोंडेंस और रिलेशन। जब भी फंक्शन का वर्ड आए तो साथ ही ये दो वर्ड आपके माइंड में आना लाजमी है कि फंक्शन क्या चीज़ है, एक कोरेस्पोंडेंस या रिलेशन है। कैसे? अच्छा देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये जो एक ना है मशीन, कोई भी एक मशीन है या बॉक्स है, सही है, ये फंक्शन है। अब इसे हम फंक्शन क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने इसे कोई भी एक इनपुट दी और इसने हमें रिटर्न में एक आउटपुट दी जिसकी ख़ास बात यह है कि वो आउटपुट यूनिक है। यूनिक, व्हाट इज़ यूनिक? अच्छा, यूनिक क्या चीज़ है? यूनिक देखो, ख़ास हो, यूनिक कहते हैं ख़ास को, सही है। ख़ास और इम्पोर्टेंट, ख़ास और जो सिर्फ़ एक हो, उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, उसे कहते हैं यूनिक। वो कहते नहीं है कि एलोन मस्क इज़ अ वेरी यूनिक गाय बिकॉज क्योंकि नो वन लाइक हिज। कोई आज से पहले किसी ने नहीं कहा कि हमें मार्स पे जाना है, हमें मार्स पे एक आबादी कायम करनी है। एलोन मस्क ने कहा और इस पर डट गया, इसलिए तो उसे कहते हैं ही इज़ नॉट अ मैन, ही इज़ अ घोस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनपुट देंगे और वो जो फंक्शन अप्लाई होगा वो क्या करेगा जी, वो हमें एक यूनिक आउटपुट देगा। अगर तो ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। ये प्रोसेस क्या है? दोबारा देखें, ये प्रोसेस है कि हमने कोई भी इनपुट दी, प्रोसेस हुई और हमें आउटपुट मिल गई, और ये सारा प्रोसेस क्या हमारे पास कॉल्ड हुआ? फंक्शन। ये हम इसे फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर मैं आपको एक, जैसे कि आप 7, 6, 7 में और 8, 9 में पढ़ते आ रहे हैं, देखें ये एक सेट है या इसे इनपुट सेट कह देते हैं, सही है। और ये रिलेट कर रहा है, इसने प्रोसेस किया, ठीक है। ये हमारे पास ये वही वाला प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग हुई इसकी, सही है। तो हमें आउटपुट्स मिली क्या? 4, 5, 7, 8। और ये रिलेट कैसे कर रही हैं कि 1 रिलेट कर रहा है 4 से, मतलब जब हमने 1 इनपुट दी हमें बदले में क्या मिला? 4। 2 इनपुट दी तो बदले में मिला 5। 3 दी तो 7 मिला, 4 दी तो 8 मिला। लेकिन फंक्शन का एक जो ख़ास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कभी भी एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आ सकती। कभी भी एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आ सकती। कभी भी एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आ सकती। अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखें, आप गए हैं मार्केट, ठीक है। वहाँ से आपने लेनी है 1 किलो शुगर, सही है। तो आप उसे देंगे 100 रुपीज़, सही है। वो आपको देगा 1 kg, सही है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने उसे 100 रुपीज़ दिए, वो आपको 2 बार 1 kg दे दे, या फिर वो आपको 1 kg भी दे दे और 2 kg भी दे दे? ऐसे हुआ? नहीं हो सकता। एक इनपुट, एक ही आउटपुट। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आपने 100 रुपीज़ में 1 kg शुगर ली और उसी वक्त 100 रुपीज़ में
₹100 में या फिर ऐसे कह लें कि ₹200 में उस वक्त क्या चल रहा था आपके पास, कोई भी मीट, फॉर एग्ज़ाम्पल मीट 1 kg था उस वक्त, सही है। तो आपके पास देखें, अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूं, आउटपुट हमारे पास 1 kg है, आउटपुट 1 kg है, इधर 100 आ गया और इधर 200 आ गया, लेकिन आउटपुट क्या है, आउटपुट 1 kg ही है। तो ये देखें, पहले इनपुट दी 100 तो 1 kg शुगर आई, फिर 200 दी हमने इनपुट तो 1 kg मीट आ गया। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, सही है। अच्छा, फंक्शन की 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़, फंक्शन की ये भी कह सकते हैं आप 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, सही है। अगर तो ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी रिलेशन पे या किसी भी कोरेस्पोंडेंस पे अगर अप्लाई हो रही होंगी तो वो फंक्शन होगा, और अगर ये प्रॉपर्टीज़ उस रिलेशन या कोरेस्पोंडेंस पे अप्लाई नहीं हो रही होंगी तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या चीज़ है, अच्छा अपने माइंड में ज़रा एक सोचें, कभी ऐसे हुआ है कि आपने ₹100 दे दिए लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल यू डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क या बट यू कांट फाइंड एनीथिंग, इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ यू डू हार्ड वर्क देन यू गेन समथिंग, इट इज़ अ रूल ऑफ लाइफ, सही है। जब भी आप मेहनत करेंगे आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, लाजमी मिलेगा। इफ़ यू लुक दैट यू कांट फाइंड एनीथिंग, बट आपको बदले में और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो कम से कम मिलेगा ना, सही है ना। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यू गिव इनपुट एंड यू कांट फाइंड एनीथिंग, सही है। इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी। आई थिंक यू हैव लिसन दैट God will never waste anyone's hard work, okay? अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत ज़ाया हुई है, लेकिन वो आपको बदले में एक तजर्बा और एक एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आप पूरी ज़िंदगी आपके काम आता है, सही है। और सेकंड नंबर पे इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, इनपुट कैन नॉट बी रिपीट, सही है। मतलब यही बात देखें, आप 100 में 1 kg शुगर ले सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि 100 में 1 kg शुगर भी आ गई और 100 में 2 kg शुगर भी आ गई, ये नहीं हो सकता। एक वक्त पे एक इनपुट पे एक आउटपुट आ सकती है, सही है। इनपुट कैन नॉट बी रिपीटेड, ये आपने बात जहन नशीन कर लेनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको मैथ्स की लैंग्वेज में इसकी एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो वो क्या होगी, देखें ये हमारे पास है जी स्क्वायर, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, ये हमारे पास L है और ये भी L है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर, ठीक है, मतलब L इंटू L, ठीक है। तो जब हम, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जी इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर रहा हूँ स्क्वायर की, ठीक है, तो जब लेंथ इंक्रीज़ होंगी, ठीक है, जब भी लेंथ इंक्रीज़ होंगी तो एरिया भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखें जब भी लेंथ इंक्रीज़ होगी तो एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज क्या चीज़ हुई, लेंथ, और उसका इम्पैक्ट असर किस पे पड़ा, एरिया पे, ठीक है। तो जो चीज़ चेंज हुई, ठीक है, वो, बल्कि इसको ऐसे समझें, जो चीज़ जिस पर असर हुआ, ठीक है, जिस पर असर पड़ा वो फंक्शन होगा जिसने असर किया। असर किस पे पड़ा, एरिया पे। असर किया किसने, लेंथ का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ साइड्स ऑफ
length of sides, sorry, function of length of sides, I think you got it. Area of square is function of length of sides. Okay, whenever we change its length, area will ultimately be changed. Okay, तो मैंने आपको क्या बताया, जिस चीज़ पर असर पड़ा वो फंक्शन होगी जिसने असर किया. तो इफ़ आई टेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, तो अच्छा फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू y. ओके, इफ़ वी पुट f ऑफ 2, देन व्हाट विल बी आउटपुट 2 अल्टीमेटली. इफ़ वी पुट f ऑफ 4, व्हाट वी विल गेट आउटपुट 4. ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो असर किस पे पड़ रहा है, y पे. ओके, एंड इम्पैक्ट असर कर कौन रहा है, x का असर कर रहा है. सही है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. ओके, y फंक्शन है x का. तो ये तो होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन. अब नेक्स्ट हमारे पास एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक इंटीटस के रिलेशन में तो ये नहायत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है. सही है, इसके बारे में अक्सर सही है आते हैं क्वेश्चन. तो इसको लिखते हैं ब्लू से. अच्छा, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन का ग्राफ. अच्छा, आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ फंक्शन का है या फंक्शन का नहीं है. फंक्शन की सबसे यूनिक, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है जो मैंने आपको बताई थी, इनपुट कैन नॉट बी रिपीट. इसका क्या मतलब है, इनपुट कैन नॉट बी रिपीट. इसका मतलब ये है कि इनपुट रिपीट नहीं होगी. मतलब रिपीट नहीं होगी तो मतलब वो एक होगी, और अगर एक होगी तो मतलब वो यूनिक होगी. यूनिक का मतलब होता है वन या ख़ास एक. ठीक है, तो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन को भी हम ऐसे ही लेकर चलेंगे. देखें, मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई सर्कल. ओके, ये मेरे पास है सर्कल. तो अगर मुझे वो एग्जामिनर पूछे कि बताओ जी ये ग्राफ है फंक्शन का या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, आई विल ड्रा स्ट्रेट लाइन एंड सी इफ़ वी गेट 2 पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ. ओके, then we will examine that it is not a function. It is not a function. Why? Because we have 2 points. Okay, it is destroys functions property, that uniqueness of function. uniqueness नहीं है इस ग्राफ में. ओके, uniqueness जब होगी ना तो उसकी शर्त ये है कि हमारे पास पॉइंट एक हो. इट इज़ नॉट अ फंक्शन. ओके, या और देन we will draw sine curve. This is called sine curve, and examiner will say is this a function graph. तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, पॉइंट आया हमारे पास, तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, यूनिकनेस शो कर रहा है, तो इट इज़ अ फंक्शन. अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी ग्राफ दिया हो, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है. अगर तो वो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है तो उसे हम कहेंगे कि ये फंक्शन का ग्राफ है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर रही है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है. तो नेक्स्ट हमारा पास टॉपिक है जी डोमेन एंड रेंज. तो हम बात करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन पे. सही है, व्हाट इज़ डोमेन. डोमेन क्या चीज़ है. देखें, डोमेन की अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊँ तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑन विच फंक्शन इज़ डिफाइंड.
वैल्यूज़ का वो सेट जिस पे फंक्शन डिफ़ाइन है। तो ये डिफ़ाइन का क्या मतलब है? डिफ़ाइन का एक आसान मतलब ये है कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, इन्फिनिटी ना आए। सही है, इन्फिनिटी आ गया तो वो तो हमारे पास अनडिफ़ाइन हो जाएगा। इन्फिनिटी आ गया तो वो हमारे पास क्या होगा? अनडिफ़ाइन हो जाएगा। और अनडिफ़ाइन कभी भी डोमेन नहीं हो सकता, ना डोमेन में शामिल हो सकता है। ठीक है, डोमेन में हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू आती हैं। जिस पे फंक्शन डिफ़ाइन होगा वो हमारे पास डोमेन आ जाएगी। ठीक है, तो डोमेन की डेफिनेशन क्या हुई? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑन विच फंक्शन इज़ डिफाइंड। जिन वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफ़ाइन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी? डोमेन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, इसकी डोमेन क्या होगी? इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? देखें, सिंपल तरीका है। देखें, अब मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करूँ तो मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। यू नो वेरी वेल, वेन एवर ज़ीरो इन डिनोमिनेटर वी गेट अनडिफाइंड वैल्यू। ओके, वी गेट अनडिफाइंड। तो कभी भी x हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब भी x ज़ीरो हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया तो वो हमारे पास डोमेन नहीं आएगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे -5 पुट करूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर मैं -6 पुट करूँ, मैं +7, +100 या कोई भी पुट करूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी? बिल्कुल आएगी। तो रियल नंबर में से ज़ीरो के अलावा मैं जो भी पुट करूँगा मुझे कुछ ना कुछ एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो इसकी डोमेन क्या हुई? r-0। सही है, ज़ीरो में से, रियल नंबर में से ज़ीरो को आप माइनस करवाएं तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? डोमेन आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं आपको इसकी एक और टाइप बताना चाहूँ, देखें यहाँ पे हमारे पास एक टाइप आती है जी अंडर रूट वाली। नहीं जी, ये हमारे पास आ गई, यहाँ पे सॉरी माइनस डालना था, चलें कोई नहीं। ये हमारे पास आ गई √x² + 16। इसकी डोमेन क्या होगी? ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे भाई माइनस है, यहाँ पे माइनस है। x² - 16 इसकी डोमेन क्या होगी? अच्छा, अंडर रूट की एक ख़ास बात क्या है? इट विल नेवर गिव एनी वैल्यू और undefined when we put नेगेटिव वैल्यू। जब भी हम अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट सिंपली अनडिफाइन हो जाएगा, वो हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकेगा। तो जब भी कभी भी आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे अंडर रूट में तो वो क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसकी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? देखें, अंडर रूट 0 पे वैल्यू देता है, अंडर रूट 0 = 0 है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आती है। लेकिन अंडर रूट -1 हमारे पास वैल्यू नहीं आती। कॉम्प्लेक्स में आएगी लेकिन रियल में नहीं आएगी, इमेजिनरी में आएगी। तो हमें तो चाहिए रियल में, क्योंकि फंक्शन तो हमारे पास प्रैक्टिकली एक एग्जांपल है ना, तो हमें तो रियल में इसकी वैल्यू चाहिए। तो रियल में वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो x² - 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा? या तो x² - 16 0 के बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो जाए। जब भी x² - 16 0 से छोटा होगा तो हमारे पास कभी भी डिफाइन वैल्यू नहीं आ सकती। ओके, तो x² - 4² ऐसे लिख सकता हूँ, इसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यू हैव लर्न अ फार्मूला दैट x² a² - b² = a + b and a - b. Okay, so
x minus 4 and x plus 4, and we have two values here. We draw number line, -4 and +4. On number line we have two values, -4 and +4. So if I put +10 in this equation, ठीक है, इन इक्वालिटी में मैं 10 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा? लेट्स से 10 - 4 and 10 + 4. So 10 - 4 6 and 10 + 4. ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है जी, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ये पॉजिटिव 4 से लेकर या 4 के बराबर, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे हमें अंडर रूट का आंसर पॉजिटिव मिल जाएगा। ओके, एंड इफ़ वी पुट 2 or 0, we put 0 in this equation. So 0 - 4 and 0 + 4, and you can see that -4 and 4, it will be a negative value. Okay, so this interval is negative, and now we put -10, then we ultimately know that. अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ, जब भी कोई भी एक इंटरवल पॉजिटिव आ गया तो उसके साथ वाले जो भी होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब ये पॉजिटिव आ गया तो इसके साथ क्या है जी, ये जो इंटरवल है वो नेगेटिव हो जाएगा, उसके साथ जो इंटरवल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, और अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो इसके साथ जो इंटरवल थे वो नेगेटिव हो जाने थे। तो मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ओके, तो जो जो पॉजिटिव होगा हम तो सिर्फ वही उठाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, -∞ से लेके -4 तक जो हमारे पास, और 4 पॉजिटिव से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमें डोमेन मिलेगी। मतलब इस पे फंक्शन डिफाइन है इन वैल्यूज़ पे, तो ये हमारी क्या होगी, डोमेन। ओके, अच्छा, अब कुछ बच्चे इन ब्रैकेट्स को देखकर भी परेशान होंगे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये ब्रैकेट्स इंटरवल्स शो करती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। सही है, इंटरवल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओके, सेकंड वन इज close interval, and third one is open half interval, open half interval. I think you can got it. So अब इनको डिस्कस करते हैं। तो ओपन इंटरवल क्या चीज़ है? देखें, ओपन इंटरवल का मतलब है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। उम्मीद है आपको ग्रेटर देन का तो पता होगा, ग्रेटर देन एंड लेस देन का तो पता होगा। अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं, मैं भी ये भी आपको बताता हूँ। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा ना, ये वाला, जिसकी तरफ ये फेस होगा खुले वाला, वो बड़ा होगा। जिसकी तरफ ये बंद वाला फेस होगा वो छोटा होगा। मतलब यहाँ पे किसकी तरफ खुला हुआ है? x की तरफ, तो बड़ी की वैल्यू क्या हुई, x। और जिसकी तरफ बंद है वो क्या हो गई जी, छोटी वैल्यू। छोटा किसकी तरफ है? 4 की तरफ। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? x ग्रेटर देन 4। अब मैं ये लिखता हूँ, इसका क्या मतलब है, बंद किसकी तरफ है? x की तरफ, और खुला किसकी तरफ है? 5 की तरफ। तो इसका क्या मतलब है? x लेस देन 5 और 5 ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गई। अच्छा, अब जी बात करते हैं हम अपने ओपन इंटरवल पे। अच्छा, ओपन इंटरवल एक सिंपल सी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब ये है कि x 4 से बड़ा है। ठीक है, वो 4.1 भी हो सकता है। मतलब 4 नहीं इंक्लूड, 4 जस्ट अबव 4 है। मतलब
4 बिल्कुल नहीं इंक्लूड, 4 से जस्ट अबव है, कुछ पॉइंट्स ही अबव है, तो ये क्या है जी ओपन इंटरवल, और इसके लिए हम ब्रैकेट्स लगाते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स। ओके, तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 4 है, मतलब 4 नहीं इंक्लूड, और अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ ना तो इसका मतलब है कि 4 से पीछे कोई वैल्यू नहीं इंक्लूड, उसके आगे सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं। और अगर मैं लिखूँ ऐसे, इस तरफ लिख दूँ 4 को, तो इसका मतलब ये है कि 4 से आगे कोई वैल्यू नहीं इंक्लूड, 4 से पीछे सारी वैल्यू इंक्लूड हैं, और 4 भी नहीं इंक्लूड। और क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, देखें x ग्रेटर देन आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल लग जाता है, मतलब x इक्वल x 4 के बराबर है और उससे बड़ा है, x 4 के इक्वल है और उससे बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखें अगर मैं यहाँ पे, अच्छा इसके लिए ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 4 भी शामिल है और उससे आगे सारी वैल्यूज़, पिछली कोई वैल्यू शामिल नहीं है, 4 भी इंक्लूड और उससे आगे सारी वैल्यूज़, पिछली कोई इंक्लूड नहीं। और अगर मैं ये लिखता हूँ, इसका मतलब है कि 4 भी शामिल है और उससे पिछली सारी वैल्यूज़, मतलब इस तरफ की सारी वैल्यूज़, और उसके आगे कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं। इसका क्या मतलब था, 4 भी इंक्लूड है और इससे अगली सारी वैल्यूज़, पिछली कोई इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और ओपन हाफ इंटरवल का क्या मतलब है, ओपन हाफ इंटरवल का मतलब है जी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और अच्छा यार सॉरी, अच्छा ओपन हाफ इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x लेस देन 4, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x लेस देन 4, मतलब एक तरफ वो क्लोज है और एक तरफ वो क्या है जी ओपन है। तो इस तरह के इंटरवल को क्या कहते हैं जी, हम ओपन हाफ इंटरवल कहते हैं। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ऐसे लिखा जाएगा, जिस तरफ इक्वल होगा वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, जहाँ पे इक्वल नहीं होगा वहाँ पे राउंड ब्रैकेट। ओके, तो इसको लिखेंगे जी 3 एंड 4, मतलब 4 भी नहीं इंक्लूड और उससे पिछली वैल्यूज़ इंक्लूड हैं, अगली कोई वैल्यू नहीं इंक्लूड। यहाँ पे 3 इंक्लूड है और उससे अगली सारी वैल्यूज़, इसको क्या कहते हैं जी, ओपन हाफ इंटरवल। अच्छा जी, इंटरवल्स की समझ लग गई। तो अब इसे हम अगर पढ़ें तो इसका क्या मतलब है जी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, सही है, माइनस इन्फिनिटी से पिछली कोई वैल्यू नहीं इंक्लूड, माइनस इन्फिनिटी के जस्ट अगली वैल्यू से लेकर -4 भी इंक्लूड है और उससे पिछली सारी वैल्यूज़, यूनियन 4 भी इंक्लूड है और उससे अगली सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है, इन्फिनिटी के साथ we always use round brackets with this one infinity। ओके, जब भी इन्फिनिटी का आप इंटरवल लिखेंगे तो आप हमेशा राउंड ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या आता है जी, रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो हम बात करने जा रहे हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। अगर आपको डोमेन की समझ लग गई है ना तो रेंज समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, इसकी अगर मैं आपको पहले सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो बताऊं तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ we find in return when we put domain values as input। अच्छा, रेंज असल में क्या चीज़ है, आउटपुट है, मतलब आंसर्स हैं जो हम डोमेन पुट करेंगे उसके। फॉर एग्ज़ाम्पल f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x है ना, तो हमने इसकी डोमेन क्या निकाली थी जी, डोमेन ऑफ f क्या थी,
इसकी डोमेन थी जी रियल नंबर में से हमने माइनस किया था 0 को, सही है। तो अगर मैं इसकी डोमेन में से वैल्यूज़ निकाल कर इसमें पुट करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2, सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस, ओके। तो मेरे पास इसकी रेंज क्या आ गई जी 1/2 आ गई, सही है। f ऑफ 2 की डोमेन 2 अगर पुट करेंगे तो उसकी रेंज क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो इस सारे फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या आएगी, रेंज क्या आएगी। देखें हमने सबसे छोटी वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकती वैल्यू, क्योंकि हम ज़ीरो को माइनस कर दिया ना, ज़ीरो कभी पुट ही नहीं कर सकते, ज़ीरो पुट नहीं करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी ज़ीरो को निकाल कर, मतलब इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी r-0 हो जाएगी। मतलब कभी भी हमारे पास आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता, उससे या बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ज़ीरो नहीं आ सकता, क्योंकि ज़ीरो को तो हमने डोमेन में पहले ही एक्सपेल कर दिया है, ठीक है, उसको तो निकाल दिया है वैसे ही। तो जब x 0 पुट ही नहीं होगा तो यहाँ पे ज़ीरो भी आ नहीं सकता, ज़ीरो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो को आपने माइनस कर दिया, इसकी डोमेन एंड रेंज ये हो गई, सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा वो पहले वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, 16 स्क्वायर अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी अगर मैं आपको कहूँ जी कि मुझे डोमेन एंड रेंज निकाल के बताओ, जब भी रेंज निकालनी है पहले आपको डोमेन का पता होना चाहिए, डोमेन का पता होगा तो रेंज का पता चलेगा। ये डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाजमी समझें, ठीक है। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट की मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि जो भी अंडर रूट में वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो से छोटी नहीं हो सकती, या ज़ीरो के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। तो मैं इसको लिखता हूँ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स एंड 4 प्लस एक्स, ओके। सो व्हाट विल बी, वी हैव टू वैल्यूज राइट, 4 and -4, so we will draw number line -4 and +4. So we put one value from here and from here, and we will see what will be the negative, positive and negative interval, okay. So 10 पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 minus 10 and 4 minus 10 greater than or equal to 0. You can see that clearly 4 minus 10, what will be answer, -6, and -6 then will multiply and will negative whole value, so this interval will be negative. मैंने आपको बताया था कि जब भी एक आपके पास आ गया तो उसके साथ वाला क्या होगा पॉजिटिव और उसके साथ वाला क्या होगा नेगेटिव, ओके। तो समझ लग गई होगी आपको, सही है। तो जो नेगेटिव है वो तो वैसे निकल जाएगा ना, ये वाला तो निकल गया, तो हमारे पास बचा क्या, ये वाला इंटरवल बचा। तो इसका क्या मतलब है, -4 से लेकर +4 तक इसकी डोमेन है, क्योंकि इक्वल टू है तो आप क्या लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारे पास आ गई डोमेन ऑफ f, एंड रेंज ऑफ f हमारे पास क्या होगी। देखो आप यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू क्या है 4 है, -4 पुट करो, -4 को यहाँ पे पुट करो जी, 4 माइनस तो हमारे पास डोमेन क्या आई थी जी, -4 भी शामिल है उससे अगली सारी वैल्यूज़, और 4 भी शामिल है उससे पिछली सारी वैल्यूज़, उससे अगली कोई वैल्यू नहीं। मतलब अब अगर रेंज निकालनी है ना तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखें अगर आपको रेंज निकालनी है तो आपको सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन में पुट कर दें। अच्छा फंक्शन क्या है हमारे पास, 16 माइनस सबसे छोटी वैल्यूज़ क्या है जी -4। देखें नंबर लाइन पे ये 0 है ना, इधर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। तो -4 एंड +4, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है जी -4 है, सही है। माइनस वाली वैल्यूज़ छोटी होती हैं, 0 बड़ा होता है माइनस वाली वैल्यू से और 0 छोटा रहता है पॉजिटिव वाली वैल्यू से। सबसे छोटी वैल्यू क्या है जी -4 है, ओके।
सो 16 माइनस 4 स्क्वायर, ओके। सो अंडर रूट 16 माइनस और 4 का स्क्वायर क्या होगा। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी पावर आ जाए इवन पावर, नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाता है, नेगेटिव का साइन उड़ जाता है, और जब भी ओड पावर आए तो नेगेटिव का साइन साथ रहता है। तो साइन गॉन एंड ओड पावर के साथ क्या है जी, नेगेटिव साइन रिमेन। अच्छा, तो 16 माइनस 16 हो गया, ओके, क्योंकि पावर है ना इवन, तो माइनस का साइन तो चला गया। तो 16 माइनस 16 क्या हो गया जी, 0, अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0। सो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0। 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं आ सकती, 0 भी शामिल है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी के साथ ये लगता है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। तो उम्मीद है आपको डोमेन एंड रेंज की समझ लगी होगी। अगर मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑन विच फंक्शन इज़ डिफाइन, जिस पे फंक्शन डिफाइन होगा उन वैल्यूज़ का सेट हमारे पास क्या होगा जी, डोमेन। एंड रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ वी फाइंड इन रिटर्न व्हेन वी पुट डोमेन एज इनपुट। जब भी हम डोमेन को एज ए इनपुट करेंगे पुट, तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो होगा हमारे पास रेंज। तो कभी भी आपको कहा जाए कि जी इस फंक्शन की रेंज निकालो, सबसे पहले उसकी डोमेन निकालो और डोमेन की सबसे छोटी वैल्यू को पुट करो फंक्शन में, और उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे छोटा तो कोई आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसके आगे सारे इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। डोमेन एंड रेंज को आपने पढ़ने के बजाय समझा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। तो ऐसे ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।